नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज हमारी जो चल रही है, इसका आज दोस्तों ये 15वां लेक्चर है। और परीक्षावाणी के इस 15वें लेक्चर में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड परिवहन तंत्र के बारे में। इससे पहले कि जितने भी दोस्तों परीक्षावाणी में चैप्टर है वो सारे हम कंप्लीट आपको करा चुके हैं और काफी अच्छी आपकी ये सीरीज चल रही है। और आपको बता दें, इसमें लगभग आपका 70 से 75% कंप्लीट कोर्स आपका उत्तराखंड का हो जाएगा, क्योंकि कुछ आपका इसमें हिस्ट्री बच जाता है। हिस्ट्री हम आपको पहले ही करा चुके हैं कंप्लीट। तो लगभग पूरा दोस्तों उत्तराखंड का जितने भी 40 नंबर का जो आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है उत्तराखंड जी के, वो हम आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। और बहुत जल्दी आपका ये परीक्षावाणी सीरीज भी समाप्त हो जाएगी। लगभग 8 या 9 लेक्चर अभी बाकी आने हैं, तो उसके बाद ये परीक्षावाणी सीरीज भी समाप्त हो जाएगी। और जितने भी आपके आगामी एग्जाम है, आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, और जितने भी आगामी फॉर्म भी आने वाले हैं, सबके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये सीरीज है। और बहुत जल्दी इसके बाद हम आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज भी शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड जीके की, और हिंदी का कोर्स भी शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। परीक्षावाणी सीरीज का ये 15वां लेक्चर है। अब देखो, जो परिवहन तंत्र की अगर हम बात करें, तो किसी भी राज्य या किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है वहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वहां के परिवहन तंत्र का। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो परिवहन तंत्र को बांटा गया है, या हम परिवहन तंत्र का अध्ययन करेंगे 3 भागों में: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। और अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो लगभग 85% जो परिवहन होता है वो सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। तो 85% यहाँ पे सड़कें हैं, बाकी रेल परिवहन और वायु परिवहन ये भी उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख यातायात कंपनियां, मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनियों की स्थापना हुई, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो कि यहाँ पे एक निजी क्षेत्र की पहली यातायात कंपनी थी, जिसकी स्थापना होती है 1920 में, उसका नाम था हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी HMTC, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसके संस्थापक थे मुंशी ललिता प्रसाद टमटा। HMTC के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मुंशी ललिता प्रसाद टमटा। 1920 में ये निजी क्षेत्र की पहली यातायात कंपनी, जिसकी स्थापना होती है उत्तराखंड में। उसके बाद एक अन्य यातायात कंपनी KMS यानी कुमाऊं मोटर सर्विस की यहाँ पे स्थापना होती है 1921 में। उसके बाद यहाँ पे नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट की स्थापना भी होती है। और ऐसे करके 1921 से लेकर दोस्तों 1938 तक, 1921 से लेकर 1938 तक कुमाऊं में लगभग 13 यातायात कंपनियां स्थापित हो जाती है। 1921 से लेकर 1938 तक कुमाऊं में लगभग 13 मोटर यातायात कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाता है कि इतनी यातायात कंपनियां स्थापित हो चुकी है, क्यों ना इनका एक साथ विलय करके एक नई कंपनी की स्थापना की जाए। और इसी के साथ यहाँ पे 1939 यानी 1939 को होती है कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन यानी KMOU की स्थापना। और सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है इन कंपनियों में से, तो वो इसी का पूछा जाता है। KMOU यानी कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? 1939 में। और ये किस प्रकार हुई? तो कुमाऊं की उस मतलब तब तक की जो 13 मोटर कंपनियां थी, उनका विलय करके KMOU यानी कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना की गई थी 1939 में। और इसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत का भी विशेष योगदान रहा था। तो यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कुमाऊं में किस प्रकार यातायात की शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी तक गढ़वाल में यातायात की तरफ कोई विशेष ध्यान यहाँ पे नहीं दिया गया था। अब एक्चुअली क्या होता है कि गढ़वाल में जो यातायात की शुरुआत होती है, वो होती है विशेष तौर पर 1938 में चलता है एक आंदोलन चलता है, गाड़ी सड़क आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, गाड़ी सड़क आंदोलन। विशेष तौर पर गढ़वाल में चलता है 1938 में।
और इस गाड़ी सड़क आंदोलन में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रताप सिंह नेगी ने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रताप सिंह नेगी, जिसने गाड़ी सड़क आंदोलन में जो कि 1938 में हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका यह प्रभाव पड़ा कि गढ़वाल में भी अब यातायात कंपनियों ने यहाँ पे यातायात की शुरुआत करना प्रारंभ कर दिया। तो इसका असर देखने को मिलता है। और सर्वप्रथम 1941 में गढ़वाल में एक यातायात कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम था GMOU, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी लगातार पूछी जाएंगी। तो GMOU यानी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की स्थापना होती है 1941 में, और स्थापना कहाँ होती है? कोटद्वार में। और 1942 से ये यहाँ पे लगभग परिवहन या यातायात अपनी सेवा शुरू कर देती है, अपनी सेवा प्रदान कर देती है GMOU 1942 से। 1941 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद गढ़वाल में गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना होती है 1944-45 में। और इस गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी GMTC का विलय किया जाता है GMOU में। कब किया जाता है? 1946 में। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि GMOU की स्थापना होती है 1941 में, उसके कुछ समय बाद GMTC की स्थापना होती है गढ़वाल में 1944-45 में। लेकिन GMTC ज्यादा चल नहीं पाती है, इसलिए GMTC का विलय 1946 में किसमें किया गया? GMOU में किया गया था। लेकिन जैसे ही GMTC का विलय किया जाता है GMOU में, GMOU भी यानी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन भी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और कुछ समय तक ये बंद रहती है, 1946 से लेकर लगभग सितंबर 1947 तक। और फिर 16 सितंबर 1947 को GMOU यानी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन का क्या किया जाता है? पुनर्गठन किया जाता है 1947 में। तो यहां तक आपको GMOU के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यातायात कंपनी है गढ़वाल मोटर्स यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 को होती है रामनगर नैनीताल में। और नेक्स्ट है दोस्तों कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, 1964 में इसकी स्थापना होती है रामनगर में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मोलेखाल अल्मोड़ा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मोलेखाल अल्मोड़ा में है, जो आपको विशेष तौर पर नोट करना है। तो ये कुछ प्रमुख दोस्तों यहाँ पे यातायात कंपनियां थी उत्तराखंड में। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बढ़ते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अन्य तथ्यों को कवर कर लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड परिवहन निगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड परिवहन निगम, तो कब स्थापना हुई उत्तराखंड परिवहन निगम की? इसके बसें भी आप देखते होंगे, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें। तो स्थापना होती है 31 अक्टूबर 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है देहरादून। साथ साथ देहरादून, नैनीताल और टनकपुर में इसके कार्यालय भी है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है उत्तराखंड परिवहन निगम का? वो है देहरादून में। उत्तराखंड में वाहन पंजीकरण के लिए यूके सीरीज आप देखते होंगे ना, उत्तराखंड के वाहनों में यूके लिखा होता है। तो यूके सीरीज कब प्रारंभ की गई थी उत्तराखंड में वाहन पंजीकरण के लिए? तो 1 नवंबर 2007 को उत्तराखंड में वाहन पंजीकरण के लिए यूके सीरीज का प्रारंभ किया गया था। अब बात करें हम सड़कों की, तो सड़कों की लंबाई में कुमाऊं मंडल में ज्यादा लंबाई है सड़कों की या गढ़वाल मंडल में है? तो गढ़वाल में सड़कों की ज्यादा लंबाई है, गढ़वाल मंडल में। और सर्वाधिक और सबसे कम सड़कों वाला जिले की बात करें तो सर्वाधिक जो सड़कें दोस्तों वो है यहाँ पे पौड़ी में। सर्वाधिक और सबसे सबसे ज्यादा सड़कें हैं या सबसे लंबी सड़कें हैं टोटल, अगर हम उसकी बात करें किलोमीटर की, वो है पौड़ी में। और सबसे कम कहाँ है आपकी? वो है बागेश्वर में। ठीक है, तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की ओर।
और आपको बता दें ये मैं जो यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे यानी उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग बताऊंगा, ये लेटेस्ट अपडेटेड है, यानी इससे इनके नाम चेंज किए गए थे। इससे पहले आप देखते होंगे उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 और सबसे छोटा राजमार्ग कौन था, 72A। लेकिन अब इनके नाम परिवर्तन हो चुके हैं। NH58 का नाम क्या हो गया है, NH7, और 72A जो कि सबसे छोटा राजमार्ग था उसका नाम हो गया है 307, NH307। तो ऐसे ही सभी के नाम लगभग यहाँ पे परिवर्तित कर दिए गए हैं, और वो मैं आपको नया जो अपडेटेड आंकड़ा है उसी को यहाँ पे आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे परीक्षावाणी बुक भी अगर आप देखोगे तो वहां पे अभी पुराने नेशनल हाईवे के नाम दिए गए हैं। तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके लिए मैप बनाया गया है दोस्तों, और इस मैप के माध्यम से हम यहाँ पे उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे को, NH को कवर करने वाले हैं, कंप्लीट यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैप के माध्यम से आपको ये, इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इसमें आपको स्थान याद रह जाएंगे कि कौन से स्थान पर कौन सा जो नेशनल हाईवे है वो कौन से विशेष स्थान से गुजरता है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैप से याद रखने में बड़ी ही आसानी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे NH7 की। देखो इस NH7 का जो पुराना नाम था वो था NH58। NH58 इसका ओल्ड नाम यानी पुराना नाम था, और उत्तराखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो यही NH58 था, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, NH7। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अब कौन सा है, तो वो है NH7। 380.8 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों, टोटल लंबाई है। अब देखो NH7 की शुरुआत होती है वो यहाँ पे देखो अंबाला से लेकर, और यहाँ पे ये पहुंच गया आपका देहरादून है, और देहरादून से यहाँ पे ऋषिकेश से आप आगे बढ़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा आपका श्रीनगर, और श्रीनगर से यहाँ पे रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से अब देखो उसको मैं बाद में याद करूंगा, फिलहाल हम सिर्फ NH7 की बात करेंगे। रुद्रप्रयाग से आगे आपका कर्णप्रयाग से जोशीमठ, और जोशीमठ से सीधे माणा, बद्रीनाथ से होते हुए माणा, जो कि अंतिम गांव है मतलब यहाँ पे उत्तराखंड के चमोली जनपद का। उसके बाद सीधे सीमावर्ती क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे चमोली तक गया, माणा तक, इसके आगे तो खैर राष्ट्रीय राजमार्ग है नहीं। अब देखो ये तो NH7 है, और इसी NH7 से आपको दो अन्य राजमार्ग याद रखने हैं, 107 और दूसरा यहाँ पे एक तो 107 है और 107A। तो जो 107 है वो है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड। NH7 है तो साथ में आपको सीधे क्या जोड़ देना है, 100 जोड़ देना है, और वो प्रारंभ करना है रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड। और यहाँ पे केदारनाथ धाम है। तो देखो जो केदारनाथ धाम तक तो सड़क पहुंच नहीं पाती है, गौरीकुंड तक जाती है, तो रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, NH107। साथ में आपको 100 जोड़ देना है। अब एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से बताइए जो केदारनाथ धाम है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, या केदारनाथ धाम कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। अगर ऑप्शन आगे NH107 तब आपको 107 करना है, लेकिन अगर ऑप्शन 107 नहीं आता है, वहां पे केवल मुख्य राजमार्ग पूछता है, जैसे NH7, NH9, तो तब ये NH7, क्योंकि NH7 से ही अलग हुआ है यहाँ पे 107। ठीक है, तो ये ध्यान आपको देना है, NH107 जो कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाता है, गौरीकुंड के ऊपर ही यहाँ पे क्या है, केदारनाथ धाम है। साथ साथ बद्रीनाथ भी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, तो वो भी NH7 पर ही पड़ता है। ये आपको दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान देना है। 107 ये हो गया। उसके बाद NH7 में आप अगर 300 जोड़ते हो तो आता है 307। देखो आपको देखो 3 यहाँ पे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड में, NH7, NH9 और NH34। तो प्रत्येक में आपको पहले 100 जोड़ना है, फिर 300 जोड़ना है, फिर 500 जोड़ना है, और इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो NH7 में आपने 100 जोड़ा तो ये आपका कहाँ गया, रुद्रपुर से गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड। ठीक है, अब NH7 में 300 जोड़ो तो देहरादून से छोटमलपुर तक, और ये है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग।
NH 307 का जो पुराना नाम था वो था 72A। और इस 72A ये इसका पुराना नाम है, नया नाम है NH 307। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 7.45 किलोमीटर, यानी 7.45 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर मात्र इसकी क्या है यहाँ पे लंबाई है। 7.45 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है। और ये कहाँ है आपका देहरादून से लेकर छुटमलपुर तक। तो इसको कहा जाता है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जबकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 7 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 307। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब 500 इसमें जोड़ो तो NH 7 में, मतलब देखो 100 भी इसी से निकलेगा, 307 वो भी NH 7 से निकलेगा, 507 वो भी NH 7 से ही निकलेगा। तो NH 7 में जो यहाँ पे ये जगह है विकास नगर, यहाँ से निकलता है विकास नगर से होते हुए कालसी और ये पहुंच जाता है उत्तरकाशी के बड़कोट। तो यहां से लेकर और यहां तक इसका नाम है दोस्तों NH 507। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे NH 7 की प्रमुख, NH 7 से जो अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं वो है आपके 107, आपका हो गया 307, आपका हो गया 507। एक 707 भी है जो पोंटा साहिब से लेकर त्यूणी तक जाता है, वो भी 707, वो भी NH 7 का ही हिस्सा है, मतलब NH 7 से ही निकलता है। अब हम बात करेंगे NH 9 की। मैंने आपको पहले बोल रखा 3 चीजें आपको नोट करनी, NH 7, NH 9 और NH 34। ठीक है, अब देखो NH 7 की हमने बात कर ली, NH 9 की बात कर लेते हैं। तो NH 9 यानी नेशनल हाईवे 9 राष्ट्रीय राजमार्ग 9, ये आपका सितारगंज रुद्रपुर से होते हुए खटीमा, खटीमा से टनकपुर, टनकपुर से चंपावत, चंपावत से ये चला गया आपका पिथौरागढ़। विशेष तौर पर ये कुमाऊं में स्थित है। तो यहां से यहां तक ये जाता है आपका, इसमें आपका खटीमा आ गया, टनकपुर आ गया, चंपावत आ गया और पिथौरागढ़ आ गया। ना कि रुद्रपुर सितारगंज से होते हुए ये कहाँ जाता है आपका पिथौरागढ़ तक जाता है। इसमें आप 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 109, और 109 आपका यहीं से NH 9 से प्रारंभ होगा, यानी रुद्रपुर से प्रारंभ होता है और ये आपका जाता है हल्द्वानी, नैनीताल, और यहाँ से आपका ये आगे बढ़ गया रानीखेत, और ये आपका फिर चला गया गैरसैंण और कर्णप्रयाग तक। तो रुद्रपुर से कर्णप्रयाग तक जाता है आपका 109। उसके बाद इसमें 300 जोड़ो तो आगे बढ़ते हैं। तो 309 नेशनल हाईवे 309 काशीपुर से लेकर रामनगर और रामनगर से लेकर आपका थलीसैंण तक, ये आपका पड़ता है NH 309 के अंतर्गत। नेशनल हाईवे 309 काशीपुर से लेकर थलीसैंण तक जाता है। अब यहाँ पे देखो 309A ये आपका अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक है। ये कुछ अन्य छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो विशेष तौर पर एग्जाम में वैसे नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैप बनाया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग मैंने मैप के माध्यम से इसमें दर्शा रखा है, बिल्कुल जो लेटेस्ट जो नए नाम है राष्ट्रीय राजमार्गों के। और आपको ये मैप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपके लिए हर टॉपिक सरल बनाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो 309 भी यहाँ पे हो गया काशीपुर से लेकर थलीसैंण तक। उसके बाद अब हम यहाँ पे NH 34 की ओर बढ़ते हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि जो NH 34 है ये आपका शुरू होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये गंगोत्री धाम को जोड़ता है। अब देखो कहां से शुरू होता है, तो ये आपका NH हम 34 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हरिद्वार, उससे पहले नीचे यूपी से आता है, तो हरिद्वार हो गया आपका, और यहाँ से ऋषिकेश, ऋषिकेश से ऊपर आप जाओगे चंबा, और चंबा से आप कहाँ जाओगे उत्तरकाशी, और यहाँ पे धरासू बैंड आप पहुंच जाओगे, और धरासू से सीधे आगे गंगोत्री धाम। तो NH 34 हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से लेकर चंबा, धरासू से लेकर गंगोत्री तक ये पहुंचाता है आपको NH 34। तो गंगोत्री धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग में है, तो वो है NH 34 में। उसके बाद आता है NH 134 नेशनल हाईवे 134। तो धरासू से लेकर
क्योंकि धरासू तक तो 34 था, तो धरासू से लेकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग और जाता है यमुनोत्री की ओर, और बड़कोट से लेकर यमुनोत्री तक, क्योंकि बड़कोट तक तो ये 507 के अंतर्गत आता है ना, विकास नगर से लेकर बड़कोट तक ये 507 था, लेकिन धरासू से लेकर बड़कोट और बड़कोट से यमुनोत्री तक इसका नाम है नेशनल हाईवे 134, राष्ट्रीय राजमार्ग 134। तो यमुनोत्री धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है? 134 के अंतर्गत, जबकि गंगोत्री धाम आता है 34 के अंतर्गत। उसके बाद है यहाँ पे देखो, ये 334 है पुरकाजी से लेकर रुड़की, ये अन्य छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है। 334 हो गया, 534 हो गया आपका, ये देखो नजीबाबाद से लेकर ये आपका कहाँ जा रहा है? कोटद्वार से ये आपका पौड़ी तक चला जाता है, पौड़ी से लेकर श्रीनगर तक। उसके बाद 734 ये आपका काशीपुर से नजीबाबाद, यहां से लेकर ये वाला, ये आपका 734 है। उसके बाद 344 सहारनपुर से लेकर रुड़की तक। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब देखो कई बार पता प्रश्न क्या बनता है, जैसे श्रीनगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो आपने देख लिया श्रीनगर कहाँ पे है, ये आपका श्रीनगर, और ये आप देखो NH7 पर, ठीक है। चंबा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH34 पर। केदारनाथ धाम, यहाँ पे केदारनाथ धाम है तो ये है NH107 पर। बद्रीनाथ धाम ये है नेशनल हाईवे 7 पर है। गंगोत्री धाम 34 पर है। यमुनोत्री धाम 134 पर है। तो इसी प्रकार ये देखो हल्द्वानी तो NH109 पे है। तो ये शहर भी आपको विशेष तौर पर आप नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बाकी इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको वैसे मैप के माध्यम से पूरा बता दिया है, तो इसको बताने की वैसी आवश्यकता नहीं है। NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। NH7 की जो कुल लंबाई है राज्य में वो है 380.8 किलोमीटर। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका पुराना नाम क्या था, वो था NH58। ये आपका अंबाला हरियाणा से होते हुए पोंटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर और ये कहाँ तक जाता है? माणा तक जाता है। NH7 आपका रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड हो गया। केदारनाथ धाम इसी में आता है। 107A गोपेश्वर से लेकर उखीमठ तक। NH307 छोटमालपुर से देहरादून तक। ये जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो है 7.45 किलोमीटर। ये पॉइंट है यहाँ पे 45 किलोमीटर, और इसका जो पुराना नाम था वो था, आपको बता दिया मैंने, 72A। ठीक है, तो ये अन्य राजमार्ग मैंने सारे आपको बता दिए हैं। यहाँ पे NH9 हो गया, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़। 34 हो गया आपका गंगोत्री धाम तक जाता है, बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, धरासू, गंगोत्री। और 134 धरासू, बड़कोट, फूलचट्टी, यमुनोत्री। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको स्वयं अपने नोट्स में उतार सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे सड़क परिवहन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेल परिवहन की ओर। उत्तराखंड में रेल परिवहन की बात करने से पहले थोड़ा उत्तराखंड के रेल परिवहन के इतिहास पर यहाँ पे नजर डालते हैं। देखो आपने वैसे सुना होगा कि भारत में सर्वप्रथम 1853 में क्या चली थी? रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों ये जानकर आप हैरान होंगे कि सर्वप्रथम जो एक्चुअली रेल चलाई गई थी उत्तराखंड में, मतलब पूरे भारत में, वो कहाँ चलाई गई थी? उत्तराखंड के रुड़की में 22 दिसंबर 1851 को। अब ये आंकड़ों में इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो खोज हुई, इसकी जो जानकारी मिली, वो बाद में जब यहाँ पे कुछ तथ्य मिले इसके, वो 2003 के आसपास या 2002 के आसपास ऐसे तथ्य मिले। तो इसलिए ये आंकड़ों में नहीं डाला गया है, क्योंकि आंकड़ों में तो 1853 को ही माना जाता है, और अगर प्रश्न भी बनता है तो आपको 1853 ही करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और कौन जाने उत्तराखंड एग्जाम में, उत्तराखंड जीके में ये पूछा भी जाए कि उत्तराखंड के रुड़की में प्रथम रेल कब चली, तो वो चली थी दोस्तों 22 दिसंबर 1851 में। उत्तराखंड में पहली रेलगाड़ी, और ये थी एक मालगाड़ी। एक्चुअली ये चलाई क्यों गई थी, इसका एक कारण था, क्योंकि उस समय निर्माण कार्य हो रहा था ऊपरी गंगा नहर का। मैंने आपको जब रिवर सिस्टम के बारे में बताया था, वहां पे मैंने आपको एक दूसरा लेक्चर था सिंचाई वाला, तो वहां पे मैंने आपको डिटेल्स में बताया था
ऊपरी गंगा नहर के निर्माण संबंधी तथ्य। तो जब ऊपरी गंगा निर्माण का कार्य जो प्रगति पर था, तो उस समय सामान ढोने के लिए, माल को ढोने के लिए यहाँ पे एक रेलगाड़ी चलाई गई थी 22 दिसंबर 1851 को, और ये रुड़की से दोस्तों पिरान कलेर के बीच चलाई गई थी 5 किलोमीटर। प्रारंभ में इस रेल के इंजन का नाम था थॉमसन और बाद में इसका नाम क्या रखा, जेनी लिडे। तो थॉमसन इसका प्रारंभ में नाम था और बाद में इसका नाम जेनी लिडे रखा गया इस रेल इंजन का नाम। आप अपनी जानकारी के लिए इसको नोट कर सकते हैं। अब बात करें रेल परिवहन की उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के 6 जिलों में यहाँ पे रेल लाइन बिछाई गई है। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। और सबसे कम जो रेल परिवहन का क्षेत्र है इन जिलों में वो पौड़ी में है। रेल परिवहन सबसे कम कहाँ है, पौड़ी जनपद में है। बाकी हरिद्वार में, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में पौड़ी से ज्यादा, मतलब अगर हम लंबाई की बात करें, रेल परिवहन के लंबाई की जो रेल मार्ग है वो सबसे कम कहाँ है, अभी पौड़ी जनपद में स्थित है। सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन है, तो वो है आपका हरिद्वार। और सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला वो भी आपका कौन है, तो पौड़ी है। अगर बात करें उत्तराखंड में कुल रेलवे स्टेशन की, तो वो है आपका लगभग यहाँ पे 42 रेलवे स्टेशन है। अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम रेल पथ है जो उत्तराखंड का, यानी सर्वप्रथम यहाँ पे जो रेल लाइन बिछाई गई थी वो कहां से कहां तक बिछाया गया था, वो बिछाया गया था रामपुर से काठगोदाम तक। कब बिछाया गया था, 1884 में। और इसीलिए दोस्तों काठगोदाम को कहा जाता है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका काठगोदाम। काठगोदाम को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और ये आपका कहाँ है, तो ये आपका नैनीताल में स्थित है, जो कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन है। 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में पहली रेल चली थी, 1884 में, 24 अप्रैल 1884 में। और इस रेल का नाम था अवध तिरहुत रेल। उसके बाद यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दूसरा रेलवे स्टेशन आता है वो है देहरादून। देहरादून रेलवे स्टेशन। देहरादून रेलवे स्टेशन ये दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन का अंतिम स्टेशन इसको कहा जाता है और इसका निर्माण जो हुआ था 1897 से लेकर 99 तक, इस बीच इसका निर्माण हुआ था और इसकी स्थापना यानी जो बनकर ये पूर्ण हुआ था, तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1909 में, लगभग मार्च 1900 में, ठीक है, मार्च 1900 के आसपास देहरादून रेलवे स्टेशन ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और 2019 में इसको ISO का दर्जा भी दिया गया था। और अगर बात करें हरिद्वार से लेकर देहरादून तक ये रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो 1900 में ही हरिद्वार से लेकर देहरादून तक ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी और इसी के साथ देहरादून रेलवे स्टेशन की यहाँ पे 1900 में स्थापना की गई थी। अब बात करें हरिद्वार रेलवे स्टेशन की। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की, तो ये राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों। और 1886 में, कब, 1886 में लक्सर से लेकर हरिद्वार तक रेल लाइन बिछाई गई थी और उसी समय हरिद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना भी की गई थी। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन थे ये आपको नोट करने हैं। बाकी आपका पौड़ी में है, नैनीताल, चंपावत, जो भी अन्य रेलवे स्टेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला मैं आपको बता दिया है, हरिद्वार है। और सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है, वो है आपका पौड़ी। पौड़ी में सबसे कम रेलवे पथ भी है, जो रेलवे मार्ग है वो सबसे कम कौन से जनपद में है, तो वो है आपका पौड़ी जनपद में। उसके बाद आजकल दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य भी वो प्रगति पर चल रहा है। और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसकी टोटल लंबाई है 125.20 किलोमीटर, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। खैर वो आपको लगातार करंट अफेयर्स में जो भी उसके अपडेट आते हैं वो आपको लगातार वहां पे बताया जाता है हमारी करंट अफेयर्स सीरीज में। अब बात करेंगे उत्तराखंड वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन के मामले में अगर हम बात करें उत्तराखंड में हवाई अड्डों की, तो 5 हवाई अड्डे हैं उत्तराखंड में।
जोरीग्रांट ये देहरादून में है। पंतनगर हवाई अड्डा ये उधम सिंह नगर में है। और नैनी सैनी हवाई अड्डा ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ये आपका पिथौरागढ़ में है। गोचर हवाई अड्डा चमोली में है। और चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा ये आपका उत्तरकाशी में है। तो राज्य का जो सबसे लंबा रनवे है वो किस हवाई अड्डे का है? तो वो है जोलीग्रांट हवाई अड्डे का सबसे लंबा रनवे। और सबसे छोटा रनवे ये किसका है? तो चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे का, जो कि उत्तरकाशी में है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी जिसने क्या किया था? केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। 16 मई 2003 को पवन हंस नामक कंपनी ने केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये तथ्य यहाँ पे बता दिया है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको उत्तराखंड परिवहन तंत्र के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बता दी है। सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाया। उसके बाद रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बारे में हमने चर्चा की। तो एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। सारे तथ्य मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो के बारे में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।